नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मिर्जा अजीम बेग चुगताई के लिखे हास्य उपन्यास शरीर बीवी का दूसरा परिच्छेद। शरीर लड़की। हम एंट्रेंस में पढ़ रहे थे और एक कौमी स्कूल के बोर्डिंग में रहते थे। बोर्डिंग से कुछ ही दूर पर एक मकान था जो बोर्डिंग से स्कूल और हॉकी खेलने के फील्ड में जाने के रास्ते में पड़ता था। इस मकान में एक सैयद साहब रहते थे जो कचहरी में नौकर थे। सड़क से कुछ हटकर मकान की एक खिड़की थी जिसमें लोहे के छड़ लगे थे और किवाड़ भी लगे थे। ये किवाड़ हमेशा बंद रहते थे। एक दिन की बात है कि हम उस खिड़की के नीचे खड़े होकर अपने एक दोस्त से बातें कर रहे थे कि हमको खिड़की के उस ओर कुछ आहट मालूम हुई। हमने ध्यान से देखा तो एक सुराख से एक आंख का भाग दिखाई पड़ा। ऐसा मालूम होता था कि कोई झांक रहा है। हम भी उस ओर देखने लगे कि आंख उस सुराख के सामने से छिप गई। हमको जो शरारत सूझी तो हमने गली को सूनी पाकर अपने दोस्त का सहारा लेकर उसी सुराख से अपनी भी आंख लगा दी, किंतु अब वहां आंख न थी। सुराख में से मकान के भीतर का भाग साफ साफ दिखाई पड़ा। ये खिड़की दालान में थी। दालान के बीच में एक नवजवान लड़की खड़ी उस सुराख की ओर देख रही थी। ये लड़की ऐसी थी कि हमको बहुत अच्छी मालूम हुई और हम उसको देख रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि उसने समझ लिया कि हम सुराख में से झांक रहे हैं, अतः वह सामने से हट गई। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि फिर सामने आए। आंख खोले हुए देख ही रहे थे कि उसी छोटे सुराख पर किसी ने मुट्ठी भर कर धूल झोंक दी जो सबकी सब आंख में पड़ी और हम बेचैन होकर गिर पड़े। हमारे दोस्त जो चश्मा लगाए हुए थे, उन्होंने जब पंजों के बल खड़े होकर देखा तब उनके साथ भी यही व्यवहार हुआ और उन्होंने देख लिया कि ये शरारत उसी लड़की की थी, किंतु चूंकि वह चश्मा लगाए हुए थे अतः उनकी आंख के भीतर कुछ न पड़ा। हमारी आंख दिन भर गड़ती रही और हमसे क्लास में पढ़ा न गया। यद्यपि उस शरीर लड़की पर बहुत ही क्रोध आ रहा था, किंतु साथ ही हमको वह पसंद भी थी और विशेषतया उसका वह स्वाभाविक ढंग। लौटते समय हमने फिर झांका और उसने फिर हमारी आंख में मिट्टी डालने की कोशिश की, किंतु हम सावधान थे और बच गए। ऐसा मालूम होता था कि स्कूल की घंटी की आवाज सुनकर वह खिड़की के पास आ गई थी। अब भविष्य के लिए हमने दैनिक नियम बना लिया कि अवश्य अवश्य सुराख में से झांकते और आंख में धूल डलवाते। जब ये प्रतिदिन का नियम हो गया तब हमने केवल इसीलिए 3 आने का चश्मा खरीद लिया, किंतु उसको इस बात का पता लग गया क्योंकि एक दिन उस चुलबुली ने हमारी आंख में छतरी की लोहे की लंबी सलाख इस तरह भोंक दी कि हम अंधे होते होते बचे और हमारे चश्मे का शीशा फूट गया, किंतु हम भी बाज ना आए। उसने हमारे इस हठ को देखकर एक दिन धीरे से जैसे निज से कहा, आंखें फोड़े बिना न मानूंगी। हमने क्रोध में आकर कहा कि हम तुमको देखने से बाज ना आएंगे। इस लड़की से ये हमारी पहली बातचीत हुई। भाग 2। हमारे घर से हलवे का पार्सल आया हुआ था और हम जेब में डाले हुए दिन भर खाते रहे। नियमानुसार हमने आकर झांका और उसने हमारी आंख में धूल झोंकी। हमने जवाब में कहा, ले हलवा खा। ये कहकर हलवे का टुकड़ा जो मुलायम था सुराख के ऊपर रखकर जोर से दबा दिया। सुराख बिल्कुल गोल न था, किंतु कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 अन्नी बराबर था, अतः काफी हलवा पहुंच गया। हम थोड़ी देर बाद चले आए। नहीं पता उसने हलवा खाया या नहीं। दूसरे दिन जब हम पहुंचे और झांक कर देखा तब कोई न था। हमने खिड़की पर हाथ मारा तो क्या देखा कि लपकी हुई आ रही है और झट से उसने मुट्ठी भर राख जमीन से उठाई। हम भी होशियार हो गए और वार खाली गया। शीघ्र ही
हमको सुराख से कोई सफेद चीज पतली सी निकलती हुई मालूम हुई। हमने पकड़कर जो घसीटा तो खोई की लंबी लंबी बत्ती सी थी। हमने झट चखा और उसको पेड़े के स्वाद का पाया। हमने कहा, इससे अच्छा तो हमारा हलवा ही था। लड़की ने कहा, किसने बनाया था? हमने झट कहा, हमारी अम्मी जान ने बनाया था, घर से आया था। 3 दिन बाद फिर उसी सुराख से एक दिन उसी ढंग की खोई की लंबी सी बत्ती निकली और हमने लेकर झट मुंह में रख ली। 2 ही 3 दांत चलाए होंगे कि गले का भीतरी भाग तक कड़वा हो गया और हमको थूकना पड़ा। उस चुलबुली लड़की ने उसमें कोनैन मिलाकर बेवकूफ बना दिया। कुछ दिनों तक इसी प्रकार नई नई भेंटों का हेर फेर होता रहा, किंतु उस जालिम की आंख में धूल डालने की आदत न गई। एक दिन जब हम आए तब खिड़की की कुंडी खुली और किवाड़ थोड़ा सा खुला और उसके बीच में से खीर का एक प्याला बाहर निकला। हमने झट ले लिया और चखते हुए बोर्डिंग चले आए। हमारी इस अनोखी दोस्ती का पता किसी को न था और काफी दिन तक इसी तरह हमारा मिलना जुलना जारी रहा। एक दिन हमने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है? तो उसने कहा, बस बीमार मां के अलावा कोई नहीं है। हम अपना नाम पहले ही उसको बता चुके थे, किंतु उसने अपना नाम हमें न बताया था। कुछ दिनों बाद हमारे घर से मेवे का हलवा आया और हमने सोचा कि हम उसको अवश्य खिलाएंगे। अतः हमने उससे खिड़की खुलवाकर एक कागज में लपेट कर रख दिया, जिसे उसने खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। भाग 3। हमारा उससे पान के लिए बड़ा तकाजा रहता था। एक दिन उसने कहा कि हम तुमको पान खिलाएंगे। अतः वादे के मुताबिक उसने खिड़की खोली। सामने हमको कुछ दिखाई न पड़ा। हमने भीतर हाथ फैला दिया और उसने हाथ पर पान रख दिया। हमने सलाम करके खा लिया कि इतने में उसने कहा कि इलायची खाइएगा। हमने नेकी और पूछ पूछ कहकर हाथ फिर भीतर डाल दिया, किंतु इस बार उस जालिम ने हमारी हथेली पर एक दहकता हुआ अंगार रख दिया। हम व्याकुल हो गए और तड़प उठे और हाथ झट बाहर निकालकर झटका। उसका हंसी के मारे बुरा हाल था और यहाँ तकलीफ के मारे आंसू निकल पड़े, क्योंकि वह ऐसा दहकता हुआ था कि हथेली के चमड़े से चिपट कर रह गया था और 2-3 झटके देने पर गिरा था। 2 दिन हम क्रोध के मारे न आए, किंतु तीसरे दिन हमारा क्रोध जाता रहा। हम फिर आए तो उस शरीर लड़की ने हमसे फिर कहा कि इलायची खाइएगा, किंतु इस बार हमको गुस्सा न आकर हंसी आई। काफी दिन तक हमारी मुलाकात इसी प्रकार जारी रही, किंतु कभी हमने इस प्रकार की हंसी दिल्लगी को छोड़कर और कोई बात न की और न उसको कोई पत्र लिखा। हाँ, ये अवश्य रोज लगभग कहते थे कि तू हमारी कौन है। चूंकि उसका उसके पास कोई उचित जवाब न था, इसलिए वह कभी कुछ कह देती थी और कभी कुछ कह देती, किंतु प्रायः ये कहा करती थी कि तेरी बहन हूं, जिसका हम तीव्र विरोध करके कहते कि बहन नहीं बल्कि कुछ और हो। एक दिन हमारी सहेली ने हमसे कहा कि देखो तुम्हारे साथी भी कितने कमीने हैं। ये कहते हुए उसने कागज की एक बत्ती सुराख से बाहर की। हमने उसको लेकर पढ़ा तो हमको बड़ा रंज हुआ। ये हमारे स्कूल के एक लड़के का पत्र था, जिसमें दुनिया भर का प्रेम का हाल और रुपए पैसे के लालच के किस्से लिखे हुए थे। हमने कहा कि हम इसके हरगिज जिम्मेदार नहीं। उसने कहा, यदि कहो तो मैं इसको कुछ सजा दूं और उल्लू बनाऊं। हमने सहमति दी। हमसे उसने कहा कि तुम मेरी ओर से अपना अक्षर बदलकर एक पत्र लिख लाओ। उस पत्र में दूसरी बातों के अलावा ये अवश्य लिखना कि यदि आप मुझको इस समय 10 रुपए कर्ज दे सकेंगे तो कृतज्ञ होंगी। हम बोर्डिंग आए और हमने बहुत ही विचारपूर्ण शब्दों में पत्र के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए
10 रुपए की आवश्यकता प्रकट की और नीचे नाम इत्यादि लिखने वाली का न लिखा बल्कि केवल लफ्ज फकत लिख दिया। हमने जाकर पत्र सुराख से अपनी साथनी को दिया। उसने पढ़कर बहुत पसंद किया और कहा कि इसको दरवाजे की चौखट के पास ईंट से दबाकर रख दो, जैसा कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा था। उन्होंने चालाकी या बेवकूफी से अपना नाम नहीं लिखा था, किंतु पत्र की इबारत से पता चलता था कि हमारे साथी हैं, क्योंकि बोर्डिंग और स्कूल की चर्चा थी। हम इस फिक्र में थे कि किसी प्रकार हमको नाम मालूम हो तो अच्छा है, और इसीलिए हमने वह पत्र अपने पास रख लिया कि कदाचित लिखावट से हम नाम का कुछ पता लगाने में सफल हो जाएं। तीसरे दिन हमारे दोस्त ने हमको खिड़की से 10 रुपए का नोट दिया और कहा कि उल्लू फंस गया। हमने कहा हमको नोट नहीं चाहिए। इसका जवाब हमको ये मिला कि इसको रख लो, मैं नहीं रखूंगी। हमने नोट रख लिया और परिणामतः हमने और हमारे दोस्त ने बड़े आनंद से महीने भर तक मेवे खाए। इस बीच में हमने कोशिश करके ये भी पता लगाया कि हमारी सहेली के बेवकूफ प्रेमी कौन हैं। हमने उनको अपनी शरीर सहेली से षड्यंत्र करके इस बुरी तरह लूटा कि वे बोर्डिंग के बहुत से लड़कों के कर्जदार हो गए और इस तरह की प्रेम को विदा करने पर लाचार हो गए। भाग 4। हालांकि इस लड़की की और हमारी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी, किंतु वह हमारे साथ शरारत करने से न चूकती थी। एक दिन तो उसने हमारी उंगली में, जो हमने शरारतवश सुराख में डाल दी थी, ऐसा काटा कि उसमें दांतों के निशान बन गए और वह सूज गई। और फिर ये जुल्म ढाया कि तीसरे दिन जब हम नाराज होकर फिर लौटकर उस जालिम को उंगली दिखाने आए, तब उसने उसमें इस प्रकार सुई भोंक दी कि हमने जोर से जो हाथ झटका तो सुई की नोक उंगली में टूट कर रह गई। हम जल कर लौट आए और वह पहले ही की भांति हंसती हुई चली गई। हमारी उंगली में सख्त दर्द हुआ और शाम तक सूज आई। रात भर हम तड़पते रहे और उस जालिम को दुआएं देते रहे। तीसरे दिन ऐसा बुरा हाल हुआ कि उंगली बिल्कुल फोड़ा हो गई। एक दिन हम इसी बीच में गए और अपना हाल सुनाया, किंतु उसके दिल पर कुछ असर न हुआ। उसने यही कहा कि अच्छा हुआ। नौबत यहां तक पहुंची कि हमारी उंगली पक गई और चीरी जाने को हुई। अस्पताल जाते समय हम ये कहते गए कि तूने हमारी उंगली का ये हाल कर दिया है, हम कभी अब तेरे पास न आएंगे। और ये कहकर उंगली खोलकर जो दिखाई तो वह घबराई और कहने लगी कि माफ करना, मुझको नहीं मालूम था कि तुम्हारी उंगली का ये हाल है। किंतु हम ये कहकर चले आए कि हम अब तुम्हारे पास न आएंगे। खुलासा ये कि हमारी उंगली 15-20 दिन में अच्छी हुई और इस बीच में हम खिड़की के पास तक न गए। 2-1 बार जब हम उधर से निकले तब उसने हमको आकर्षित करने के लिए खिड़की पर हाथ भी मारा, किंतु हम चूंकि वास्तव में नाराज थे, हमने कुछ भी परवाह न की। एक दिन हम जा रहे थे कि सुराख में से कागज की बत्ती दिखाई पड़ी। हम लेते हुए चले गए। ये पहला पत्र था जो उसने मुझको लिखा था। इसमें आदाब अलकाब इत्यादि कुछ भी न थे, केवल ये लिखा था कि माफ कर दो, भविष्य में सुई कभी इस प्रकार न चुभोऊंगी कि उंगली पके, बल्कि धीरे से चुभोऊंगी। हमको शरारत से भरी हुई इस दरखास्त को पढ़कर हंसी आ गई। खुलासा हाल ये कि हम पहुंचे और अपनी उंगली उस शैतान को दिखाने के लिए सुराख में डाली। उसने देखभाल कर फिर सुई उसमें चुभो दी, किंतु वादे के मुताबिक इस तरह धीरे से चुभोई कि हमको अधिक कष्ट न हुआ, किंतु उसकी शरारत का कायल हो जाना पड़ा। हमारी और उसकी दोस्ती की हद बस यही तक थी कि हम अपने घर के किस्से जब वह पूछती तब बताया करते,
या वह स्वयं अपने घर की बातें बताया करती। खिड़की चूंकि ऐसे स्थान में थी जो सड़क से कुछ अलग स्थित थी और सुनसान सी जगह थी, अतएव हमें हमेशा काफी मौका मिलता था कि खूब बातें करें। बाप की चूंकि इकलौती लड़की थी, इसलिए बाप उसको बहुत प्यार करता था और वह अधिकतर अपने बाप ही के किस्से सुनाया करती थी। हमारे इम्तिहान का समय करीब आया तो हमारे लिए उसने बद्दुआएं मांगी, जिससे कि हम फेल होकर यहीं रहें। अंत में वह दिन आया कि हम इम्तिहान देकर जाएं और पास होने पर कदाचित इस शहर में कभी न आएं। हमने उसको जब खुदा हाफिज कहा, तब उसने प्रभावित होकर हमसे केवल इतना कहा कि हमारी शरारतों को भूल जाना, किंतु हमको न भूलना। हम चले गए, किंतु हमको ये वाक्य याद रहा। भाग 5। जब हम पास हो गए तब अलीगढ़ जाने का निश्चय हुआ। कॉलेज में दाखिले से 15 दिन पहले ही हम चल दिए, क्योंकि हमको हेडमास्टर साहब से सर्टिफिकेट लेना था कि हम बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और होनहार और अच्छी चाल ढाल के लड़के हैं। जिस दिन हम आए उसी दिन खिड़की के पास पहुंचे और खिड़की पर हाथ मारकर अपने दोस्त को बुलाकर सलाम किया। हमारी सखी बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा कि इतने दिन बाद आए हो, जरा उंगली तो लाओ जिससे मैं तुमको सजा दूं। हमने उंगली सुराख में डाल दी, किंतु चूंकि उसके पास उस समय सुई इत्यादि न थी, उसने केवल चुटकी पर संतोष किया। थोड़ी देर तक बातें करते रहे। चलते समय उसने हमसे विचित्र ढंग से ये कहा कि मैंने आज तक तुमसे किसी काम के लिए नहीं कहा, किंतु अब मेरा एक काम है। मैंने कहा, वह क्या? तो उसने कहा, शाम को आना। हम पहुंचे तो उसने सुराख में से एक रुक्का दिया। हमने जब रुक्के को पढ़ा तब उसमें संक्षेप रूप में ये लिखा था कि जज साहब की कचहरी में, जहां उसके बाप काम करते हैं, जाकर चुपके से किसी प्रकार मुंशी हामिद अली को देखाओ और मुझको स्पष्ट बताओ कि वे कैसे आदमी हैं। हम कुछ पूछें उसके पहले ही वह खिड़की से जा चुकी थी, जो हमको बहुत ही विचित्र मालूम हुआ, क्योंकि हम जब तक चले न जाते वह कभी नहीं जाती थी। हम विचित्र हैरानी में थे कि इलाही माजरा क्या है। पहली बार हमने अब कमजोरी अनुभव की। दूसरे दिन हम जजी कचहरी पहुंचे और पता लगाकर मालूम किया कि ये हजरत मुंशी हामिद अली कौन है। अजीब रंग ढंग के आदमी थे। हमने देखा कि मानो चिड़ी का बादशाह बैठा है, जिसकी दाढ़ी बुरे प्रकार के खिजाब के कारण विभिन्न रंग उपस्थित कर रही है। चेहरे पर झुर्रियां ऐसी पड़ी हैं कि प्याज का भ्रम होता है। हम दरवाजे पर खड़े देख ही रहे थे कि ये हजरत खांसते हुए बाहर निकले और हमारी जानकारी में इतनी और वृद्धि हुई कि इन हजरत को दमे की बीमारी भी है। हम देखभाल कर चले आए और ये सब बातें अपनी प्यारी सखी को बताकर कारण पूछा। शरारत भरी बातें न करके वह चुप थी। हम आश्चर्य में थे कि उसने हमसे कहा कि मुझको तुम इस मुसीबत से बचाओ। हमको संदेह तो पहले ही हो गया था कि कुछ दाल में काला है। अब हम वास्तविक बात समझ गए। हालांकि हमको कोई कारण न था कि दुख हो, किंतु न जाने क्यों हम अपने आप अधिक चिंतित हो गए और हमने भी हंसी दिल लगी को विदा करके बहुत ही गंभीरता से पूछा कि क्या सभी बातें तय हो चुकी हैं? इस पर उसने कहा कि तारीख तक नियत हो गई है और अब केवल 1.5 महीना रह गया है। हम वचन देकर आए कि यदि हमारी जान में जान है तो हम तुमको इस मुसीबत से बचाएंगे, किंतु चलते समय शरारत के उद्देश्य से हमने इतना अवश्य कह दिया कि चिड़ी के बादशाह तुमको सलाम कहते थे, किंतु वहां तो मजाक ही विदा हो गया था। हम घर आए तो विचित्र उधेड़-बुन में थे। बुद्धि काम न करती थी कि आखिर क्या करें। एक अनजान शहर जहां हम विद्यार्थी की हैसियत से रहते थे और न किसी को पहचानते थे। दूसरी बार जब हम मिलने आए तब हमने स्वीकार किया
कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती कि किस प्रकार मदद करें। तीसरे दिन परेशान होकर हमने ये सलाह दी कि तुम अपने बाप से क्यों ना साफ साफ किसी से कहलवा दो, किंतु ये कहना भी मानो जुल्म था। उसने कहा कि मैं मरना अच्छा समझती हूं। उसने चलते समय हमसे ये कहा कि तुम यदि कुछ न कर सको तो इतना अवश्य कर देना कि जब जाने लगो तब मुझको बाजार से जहर ला देना। मैं सन्नाटे में आ गया कि इलाही क्या करूं जो उसको इस मुसीबत से निकालूं। जब हमारे जाने में थोड़े ही दिन रह गए तब हमको एक उपाय सूझा। भाग 6। हमने अपना सबसे अच्छा सूट निकाला और कॉलर और टाई से दुरुस्त होकर जेंटलमैन बनकर दूसरे ही दिन सवेरे जज साहब मिस्टर क्लर्क के पास पहुंचे। जज साहब ने नाश्ते के बाद बुलाया। हम बड़े कायदे के साथ सलाम करके बैठ गए और हमने जज साहब से कहा कि हम आपके पास एक ऐसे काम से आए हैं जो आपको करना पड़ेगा और आपका कर्तव्य है। जज साहब ने आश्चर्य में आकर पूछा तो हमने उनसे ये कहा कि आपके दफ्तर में कोई मुंशी हामिद अली हैं, आप उनको जानते हैं। जज साहब ने कहा हम जानते हैं और उनका हुलिया बताया। हमने कहा वे हजरत आप ही के दफ्तर के सैयद जामिन अली की 15 वर्षीय लड़की से शादी करना चाहते हैं। आपको ये शादी हर प्रकार से अपना प्रभाव डालकर रुकवा देनी चाहिए। जज साहब ने आश्चर्य में आकर हमसे पूछा कि तुम कौन हो जो इस संबंध में दखल देते हो। इसका जवाब हमने ये दिया कि हेडमास्टर साहब का दिया हुआ चाल चलन का सर्टिफिकेट पेश किया और फिर कहा हम इस मामले में पड़ने वाले कोई भी नहीं, किंतु सिर्फ कौम की बुरी हालत को देखते हुए हम आपके पास आए हैं। जज साहब ने हमारी पीठ ठोंकी और हमसे कहा कल हमारे पास आना। मुंशी हामिद अली साहब चूंकि 6 महीने बाद ही पेंशन पाने वाले थे और स्वयं दूल्हा की हैसियत रखते थे, अतएव उन्होंने तो जज साहब को साफ जवाब दे दिया कि साहब इस मामले से आपको क्या मतलब। किंतु सैयद जामिन अली साहब जो उम्र में अपने निर्वाचित दामाद से बहुत छोटे थे और उनको अभी बहुत दिन तक नौकरी करनी थी और जज साहब के जरा कलम हिला देने से बर्खास्त हो सकते थे, लाचार हो गए, बड़ी बुरी तरह डांटे गए। जज साहब ने उनसे साफ कह दिया कि यदि तुमने शादी कर दी तो मैं तुमको एक कलम बर्खास्त कर दूंगा। सैयद साहब ने ये उज्र किया कि साहब मैं लड़की की शादी जल्द करना चाहता हूं क्योंकि वह जवान हो गई है और ये संबंध मैं केवल इसलिए कर रहा हूं कि लड़की आराम से रहेगी, क्योंकि मुंशी हामिद अली साहब के पास जायदादें हैं और दूसरी जगह मुझको कोई दिखाई नहीं पड़ती। जज साहब ने उसका जवाब दिया कि हम तुम्हारी लड़की की शादी करा देंगे। दूसरे दिन हम जज साहब के बंगले पर हाजिर हुए और ये सुनकर हमारी प्रसन्नता की सीमा न रही कि हमारे मन की मुराद पूरी हुई। जज साहब ने फिर स्वयं ही हंसकर पूछा कि तुम उस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं। न जाने क्यों हमारा दिल धड़कने लगा। हमने कुछ रुककर कहा कि साहब हम अभी पढ़ते हैं, हमारे बाप भी नहीं हैं और हम गरीब आदमी हैं। जब जज साहब को मालूम हुआ कि हमारे स्वर्गीय पिता अच्छे सरकारी पद पर नौकर थे और पेंशन लेने से पहले ही मर गए और हम अपने बाप के अकेले लड़के हैं, तब जज साहब ने कहा कि तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते। हमने कहा हम नौकरी करेंगे या जो कुछ भी करेंगे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद करेंगे, किंतु वैसे हमको इस लड़की से शादी करने में कोई इनकार नहीं। हमको केवल यही चिंता है कि छोटी सी जायदाद की आमदनी से हमारी और हमारी माँ ही की गुजर कठिनाई से हो रही है, बीवी को कहां से खिलाएंगे। इसका जवाब जज साहब ने दिया कि तुमको इससे कुछ बहस नहीं, केवल ये बताओ कि तुम लड़की से शादी करने को तैयार हो या नहीं। हमने स्वीकार किया। जज साहब ने हमको रात में बंगले पर बुलाया। वहां हम जब पहुंचे तब सैयद साहब पहले ही से मौजूद थे। सैयद साहब की खिदमत में
जज साहब ने हमको पेश करके कहा कि बोलो, ये लड़का तुमको पसंद है या नहीं। सैयद साहब की भला मजाल थी कि चूं भी करते। हम जबरन व कहरन पसंद किए गए। हमसे जज साहब ने कहा, तुम जाओ। अतः हम हांफते कांपते लौटकर सीधे खिड़की के पास आए और हमने सवेरे जो खुशखबरी सुनाई थी उसे प्रमाणित करते हुए कहा कि अब हम तुमसे शादी करने वाले हो रहे हैं। उसने इसको मजाक ही समझा और जवाब में ये कहा कि कदाचित तुम्हारी शामत आने वाली है। इस पर हमने कहा कि लगभग बहुत जल्द हम स्वयं तुम्हारी उल्टी शामत बुलाने वाले हैं। हमने बहुत कुछ गंभीर होकर कहा कि हम दिल लगी नहीं करते, बल्कि वास्तव में हमारी शादी तुमसे निश्चित हो गई है। किंतु उसे विश्वास न हुआ, क्योंकि न तो वह झेंपी और न उसने शरारत से भरी हुई बातें बंद की। भाग 7। हम बोर्डिंग ही में ठहरे हुए थे कि हमारे पास हमारे कृपालु हेडमास्टर साहब आए, जिनको जज साहब ने बुलाया था और वे उनसे मिलकर आ रहे थे। जब बातचीत हुई तब हमने उनसे साफ कह दिया कि बिना अपनी बुजुर्ग मां से मिले हुए और उसकी इच्छा के कुछ नहीं कर सकते। किंतु दूसरे ही दिन हेडमास्टर साहब ने हमारे स्वर्गीय पिता के एक दोस्त को, जो यहाँ डिप्टी कलेक्टर थे, ला खड़ा किया और उन्होंने उसी दिन कुछ गड़बड़ करके ऐसा तार दिया कि हमारी अम्मा जान दूसरे ही दिन उनके घर पर मौजूद थीं और दूल्हा बनाए जाने की तैयारियां हो रही थीं। इनसे और हमारी अम्मा जान से कहा गया कि इस विवाह के करने में हमारे भविष्य की अच्छाइयां हैं। चौथे दिन हमारा निकाह उस शरीर लड़की से हो गया और निश्चय ये हुआ कि विदाई तब होगी जब हम पढ़ाई खत्म कर लेंगे। हमको मालूम हुआ कि जज साहब ने हमारी बीवी से चचा और भतीजी का संबंध जोड़कर उसको 20 रुपया माहवार देने का विचार किया है। हमारी प्रतिष्ठा इस बात को कभी भी स्वीकार न करती, किंतु चूंकि ये मामला हमारे ससुर साहब और जज साहब के बीच का था, अतः हम कुछ न बोले। अब जरा विचार तो कीजिए कि निकाह के बाद जब हम खिड़की के पास पहुंचे तब जवाब नदारद। बहुत कुछ हाथ मारा, खटखटाया, किंतु बेफायदा। हम झक मार कर चले गए और चलते समय भी हमारी विवाहिता बीवी हमसे बात करने न आई। किंतु ये बेरहमी और खामोशी अधिक दिनों तक न रही। हम खिड़की बजाने के लिए चुपके से छुट्टियों में अलीगढ़ से भाग भाग कर आते थे और अपनी शरीर बीवी से मिलकर चले भी जाते थे। हमारे ससुर साहब या किसी दूसरे को पता भी न चलता था। हमारी बीवी की शरारतें उसी प्रकार जारी हो गईं। हम कभी न भूलेंगे कि कैसी कैसी खुशामदें करवाती थी। तब कहीं और वह भी उंगली में अच्छी तरह सुई भोंकने के बाद अपनी चुलबुलाती सूरत की बस एक झलक दिखाती थी। पढ़ाई खत्म होने पर विदाई हो, इसकी जगह पर हमारी अम्मा जान हमारी बीवी को 1.5 साल बाद ही घर ले आईं। जब हमसे हमारी बीवी की पहली मुलाकात हुई तब भी वह शरारत से बाज न आई। हम जब कमरे में पहुंचे तब क्या देखते हैं कि लैंप जल रहा है और हमारी बीवी अपने आप को अच्छी तरह कपड़ों में लपेटे और सिर मुंह सब छिपाए पलंग पर बैठी है। हमने अपनी प्यारी बीवी के कंधे पर हाथ रखकर हिलाकर कहा, बंदा परवर, सलाम अलैकुम। कहिए, मिजाज तो अच्छा है। ये कहते हुए हमने रजाई घसीटकर अलग कर दी, किंतु वह न बोली और शर्म और लज्जा की सीमा बन गई। फिर हमने हंसी के उद्देश्य से कहा, कहिए, आपकी वे शरारतें क्या हुईं? क्या घर छोड़ आईं? ये कहकर जब हमने जवाब न पाया तब हम पलंग पर बैठ गए और हमने कहा, लाओ अपनी चुलबुली बीवी को जरा गले तो लगाएं। ये कहकर हमने उस शरीर को गले से लगाया ही था कि रान में उसने ऐसी निष्ठुरता से सुई चुभोई कि हम व्याकुल होकर उछल ही तो पड़े।
फिर इसके बाद उसने मुझसे मजाक न किया और ये सुई का अंतिम मजाक था। हमारी इस शरीर के साथ खूब निभी और आनंद से निभ रही है और ये केवल उसी का फल है कि हमारी बीवी के नकली चचा अर्थात जज साहब ने हमको पढ़ाई खत्म करने के बाद ही ऐसी नौकरी दिलवा दी कि अब हम चैन करते हैं। चूंकि हमारी कोर्टशिप की कहानी लोगों को मनोरंजक मालूम हुई, अतः हमने भी उसे बहुत ही संक्षेप के साथ पाठकों को भेंट की है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिर्जा अजीम बेग चुगतई के लिखे हास्य उपन्यास शरीर बीवी का दूसरा परिच्छेद। इसका तीसरा परिच्छेद लेकर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।